आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओम्बड्समैन इन यूके। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्बड्समैन इन इंडिया। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए लास्ट की 2 वीडियोस में हमने बड़े ही डिटेल में पढ़ा है कि ओम्बड्समैन होता क्या है, तो इसीलिए आपके सामने डेफिनेशन है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ना। ओम्बड्समैन को बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस है ताकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट है, अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो। उसके अलावा जो सिटीजन्स हैं वो बड़ी ही आसानी से अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर सके और उनको बड़े ही इजी तरीके से उन पर डिसीजन आ सके। इसी वजह से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनका मेन फंक्शन यही है कि जो आम जनता है वो कंप्लेन करेगी और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड दे लुक इनटू द इश्यूज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, अनफेयर प्रैक्टिसेस और इनएफिशिएंसी। ये किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं? बाय मेडिएशन, कंसीलिएशन एंड रिकमेंडेशन। देखिए अपने इंडिया के अंदर आरटीआई एक्ट है, मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकार से। और उसके अलावा जैसे कि ओम्बड्समैन है, ये क्या करता है? ये एक तरीके से अकाउंटेबल ठहराता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नेंस सिस्टम को बहुत ही अच्छा बनाता है ताकि देश बहुत ही स्मूथली फंक्शन कर सके। अगर कुछ गलत है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में तो उस चीज को ठीक किया जा सके। एक तरीके से आरटीआई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए हम एंड में आरटीआई एक्ट भी पढ़ेंगे। देखिए अपने देश में भी एक ऐसा व्यक्ति था जो ये चाहता था, जिसका ऐसा सपना था कि हम अपने देश में एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पर गवर्नमेंट के फंक्शंस को भी चेक किया जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी नजर रखने के लिए कोई ना कोई होगा, पब्लिक अथॉरिटीज के काम को भी चेकआउट किया जाएगा। और उनका नाम था, लॉ मिनिस्टर थे वो अपने देश के, अशोक कुमार सेन। उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन को, इन पार्लियामेंट इन 1960। अब देखिए 1963 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने 2 टर्म दिए अपने हमारे देश को। एक तो लोकपाल कि हम सेंटर में बनाएंगे लोकपाल और हम स्टेट में बनाएंगे लोकायुक्त। ये सब्स्टिट्यूट थी टू द ओम्बड्समैन। 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया जाता है और ये रिकमेंड करता है कि हमें अपने देश के अंदर सेंट्रल लेवल पे लोकपाल बनाना चाहिए और स्टेट लेवल पे हमें लोकायुक्त को स्टैब्लिश करना चाहिए और ये अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगी। और इन्हें पास करने के लिए लोकपाल बिल को 1968 में इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में और लोकसभा इसे पास भी करती है। राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इस वजह से जो बिल है वो पास नहीं हो पाता। देन 1968 से 2012 तक 8 बार पार्लियामेंट में इस कानून को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश ये जो बिल है ये पास हो ही नहीं पाता। अब देखिए 2002 में नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी कहा कि अपने देश के लिए हमें लोकपाल और लोकायुक्त को स्टैब्लिश करना चाहिए। देन इन 2005 दोबारा से सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बैठता है, जिसको नाम दिया जाता है नया राष्ट्रीय लोकायुक्ता, इन्होंने भी कहा कि हमें अपने देश के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त को स्टैब्लिश करना चाहिए, हमें इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठता है 2005, जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय लोकायुक्त, ये अपनी 4th रिपोर्ट सबमिट करते हैं 2007 में ऑन द एथिक्स ऑन गवर्नेंस। देखिए इन्होंने रिकमेंड किया कि जो अपना नेशनल लेवल पे हम लोकपाल का सिस्टम बनाएंगे, ये जो अथॉरिटी होगी ये कवर करेगी यूनियन मिनिस्टर्स को एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, ऑल द पब्लिक ऑफिशियल्स होल्डिंग रैंक इक्विवेलेंट टू द यूनियन मिनिस्टर इवन, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने की बात की जा रही है। जब हम इसकी कंपोजिशन करेंगे तो इसमें जो हेड होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। जो इसके मेंबर होंगे बहुत ही इंटेलेक्चुअल जूरिस्ट होंगे और एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे वो होंगे द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जब हम नेचर की बात करते हैं लोकपाल की, तो ये बहुत एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इसके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। देन उसके अलावा बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूट होगा ये अपना, जो चेकआउट करेगा करप्शन को एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना कंट्रोल, इसी वजह से तो इसको पास नहीं किया जा रहा था बिल को।
कारण आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कारण है पॉलिटिशियंस के पास, सरकार के पास, कि हमें इस बिल को क्यों नहीं पास करना। अब देखिए, वुड वर्क अलोंगसाइड इंस्टीट्यूशंस लाइक द सीवीसी एंड द कैग बट फोकस ऑन द पॉलिटिकल करप्शन। राजनीतिक जो घूसखोरी होती है उसके ऊपर इसकी नजर रहेगी मेनली। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रिकमेंडेशन वेंट बियॉन्ड द अर्लियर प्रपोजल्स बाय ब्रिंगिंग मिनिस्टर्स, सीएम्स, एमपी विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। ये तो बहुत ही बेकार चीज हो गई सरकार के लिए, इसको किस तरीके से पास करे सरकार। It highlighted the need for an independent, impartial, high-level authority to restore ethics in the governance. आप ये समझिए, अगर हम हकीकत में लोकपाल और लोकायुक्त को इन पावर्स के साथ स्टैब्लिश करते हैं तो अपने देश के सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी और कितनी अच्छी तरीके से सरकार काम करना शुरू कर देगी। अपने देश के अंदर 1960 में बात स्टार्ट हुई कि हमें अपने देश के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त जैसे सिस्टम को स्टैब्लिश करना है, लेकिन अब आ गया 2011, लेकिन पार्लियामेंट से बिल पास हो ही नहीं पा रहा, कानून बन ही नहीं पा रहा। तो देखिए 2011 में एक प्रेशर ग्रुप होता है जिसके लीडर होते हैं अन्ना हजारे। ये जंतर मंतर पर बैठते हैं और भूख हड़ताल करते हैं करीब 12 दिन के लिए। उस टाइम पे हमें भी लगता था कि इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इतने लंबा टाइम भूखा रहेगा या फिर इस अपनी जो भूख हड़ताल उसको कंटिन्यूटी में रखेगा, लेकिन इनकी वो जो हालत थी बहुत ही खराब हुई और जिसके चलते इनको बहुत सपोर्ट मिला लोगों का देश के अंदर, और फाइनली सरकार ने कहा कि हम बिल को पास करेंगे, कानून बनाएंगे। और 2013 के अंदर फाइनली देश के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो आप ये देखें कितना लंबा टाइम, और उसके बाद भी एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, देन जाके फाइनली इसको पास किया जाता है। अब अपने देश के अंदर सेंटर लेवल पर लोकपाल बनाया जाता है और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त बनाए जाते हैं। फर्स्ट लोकपाल थे अपने देश के जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस, 2019 में इनको अपॉइंट किया गया। अब भी देखिए 2013 में पास होता है, 2019 में फर्स्ट लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है। फाइनली 2013 के अंदर एक्ट को पास किया जाता है। एक्ट का नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अब देखिए जो लोकपाल है, लोकपाल में एक चेयरमैन होगा, 8 मेंबर्स होंगे अदर, जिसमें से आधे मेंबर्स तो होंगे जजेस, मतलब कि जुडिशरी से होंगे, और हाफ जो मेंबर्स होंगे वो होंगे एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी एंड वुमेन। अब इनका सिलेक्शन जो होगा वो भी एक कमेटी के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। अब इस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि चेयरमैन होंगे कमेटी के, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और इन लोकसभा होंगे, सीजेआई होंगे, या फिर अगर सीजीआई किसी को नॉमिनेट करके भेजता है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को तो वो वहां पर होंगे। और जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनकी भी रिकमेंडेशन दी जाएगी इस कमेटी के द्वारा कि किस व्यक्ति को एज ए एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंट किया जाएगा। नाउ सी एंटिटीज रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसका मतलब कोई भी एनजीओ, सोसाइटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट जो रिसीव करते हैं डोनेशन 10 लाख पर ईयर से ज़्यादा, मतलब वहाँ का जो डोनेशन है वो एक्सीड करता है, तो उनको भी अंडर लोकपाल के इंक्लूड किया गया है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, इसको सिलेक्ट करने के लिए कमेटी बिठाई जाती है जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो लोग बैठते हैं, देन सीजीआई ऑफ इंडिया। अगर सीजीआई ऑफ इंडिया किसी को नॉमिनेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को तो वो वहाँ पर होंगे। देखिए इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस की हैं। मैंने लोकायुक्त को डिस्कस नहीं किया है। लोकायुक्त एक सबऑर्डिनेट बॉडी है, मतलब कि ये जो अथॉरिटी है ये स्टेट्स में बनती है। इसकी जो पावर है वो इक्वल टू लोकपाल है स्टेट के अंदर, बस थोड़ा माइनर डिफरेंस है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।